साहित्य जागर सादर करीत आहे कवितेला वाहिलेलं मासिक सदर काव्य जागर। श्रोताओं नमस्कार। आज 14 सितंबर आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और इस हिंदी दिवस के मौके पर साहित्य जागर एक नई श्रृंखला लेकर आपके सामने है। इस श्रृंखला का नाम है काव्य जागर, जो कवि, कवयित्री और कविता के लिए समर्पित होगी। इस श्रृंखला का आरंभ हम करने जा रहे हैं हमारे सम्मित्र, हिंदी में बहुत अच्छी कविताएं लिखने वाले और केवल लिखने ही वाले नहीं बल्कि उसे अपनी सुमधुर आवाज में तरन्नुम में सुनाने वाले शायर कवि शैलेंद्र जी के साथ। हमारे साथ हैं पटना बिहार से कवि शैलेंद्र, जो खुद दृष्टिबाधित है, लेकिन दृष्टिबाधिता किसी को सर्जन से बाधित नहीं कर सकती और अपना सर्जन जो होता है उसका सबसे पहला या सबसे सशक्त माध्यम कविताएं होती है, ऐसा माना जाता है। और शैलेंद्र जी कविता के माध्यम से जो व्यक्त होते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यक्त होते हैं। हम साहित्य जागर की ओर से स्वागत करते हैं शैलेंद्र जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद और साहित्य जागर के तमाम दर्शकों का अभिवादन और आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि साहित्य जागर ने अपने श्रृंखला के प्रथम कड़ी के रूप में मुझे यहाँ पे आने का अवसर प्रदान किया है। ये हमारा भी सद्भाग्य है शैलेंद्र जी कि आप जैसा कवि हमारे इस श्रृंखला के उद्घाटन कड़ी में शामिल है, क्योंकि मैंने सुनी है आपकी कविता, जो बहुत सशक्त कविता आप लिखते हो और उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके खुद के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी दृष्टिबाधिता कहाँ से है, यानी जन्म से है या अब बीच में ही दृष्टिबाधित हो गए, और आपका पाठशाला का जीवन कैसा रहा? जी, जहाँ तक दृष्टिहीनता का सवाल है तो मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ और मेरा जन्म बिहार के ही आरा जिला के एक गांव है लोदीपुर, उसमें हुआ था। और फिलहाल हम पटना में काम कर रहे हैं और पटना में ही घर बना लिया है हमारे पिताजी ने, तो हम यहीं रहते हैं। और जहाँ तक पाठशाला के जीवन का सवाल है तो मैं बनारस में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। पहले शुरू में यहाँ पे एक आरा में भी जैन धर्म के अवलंबियों द्वारा संचालित एक स्कूल है, उसमें भी मैं कुछ दिन रहा, लेकिन वहाँ कोई खास विकास नहीं हो पाया। फिर एक आध साल बाद मैं बनारस चला गया और बनारस में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई 1993 से लेकर के 1999 तक। छठी क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ाई की और वहाँ काशी तो मान लीजिए कि कला की नगरी है, यहाँ संगीत, साहित्य, नृत्य, नाटक सब कुछ बहता है ना। तो ऐसे वातावरण में एक शिक्षा पाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय था और काशी के बदौलत ही कविता करने की कला भी आई और संगीत की शिक्षा भी वहीं से मुझे मिली। तो इस तरह से काशी, जी ये बनारस काशी जो है, वहाँ आपका जो सर्जन है, आपकी जो सृजनशीलता है, जो आप में कविता हो या आपका जो गाना हो, ये सब जो है वो वहीं से आपको मिला है। जी बिल्कुल। काशी की बहुत खास बात यह है कि वहां पे हमारे सीनियर भी काफी लिखते थे, तो सीनियर को सुनते सुनते और उनके विचारों की व्यापकता को देखते देखते धीरे धीरे कहीं ना कुछ पक रहा था और मैंने छठी क्लास में पहली कविता लिखी बनारस में ही। ये सवाल मैं पूछने वाला था आपको कि ये कविता सखी आपके साथ कब आई? जी, छठी क्लास में मैंने पहली कविता लिखी थी बेरोजगारी। तो उसकी ज्यादा पंक्तियां तो नहीं याद है मुझे, लेकिन ये लिखी हमने कि बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, जाने सदियों से कैसी आंधी चली आ रही है, बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। और एक इसमें लाइन लिखा कि पैसा नहीं तो छोड़ दे आशा, पैसा नहीं तो छोड़ दे आशा, आशा से योग्यता की मूड़ी कटती ही जा रही है। मूड़ी मतलब सर, है ना। तो ये कविता मैंने लिखी और सुनाई भी मैंने, और उस समय प्रतियोगिता में काफी प्रशंसा मिली इस कविता को। अरे वाह।
यहाँ से तो ये आपकी चीज पक रही थी। जी तो ये आपकी पहली कविता थी जो जी जी आपने बेरोजगारी पे लिखी। आज आप बेरोजगार नहीं हैं, लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या है वो वैसी की वैसी बनी है अभी भी। सर जी आगे जी। चलते हैं। पाठशाला के बाद आपका कॉलेज जीवन शुरू हुआ होगा, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में। और वो जो वातावरण होता है महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का, उसमें कविता लिखने के लिए बहुत सारे विषय हमारे सामने आते हैं, हम हमें सूझते हैं। तो आपका ये कविता का जो प्रवास है ये कैसे आगे बढ़ता गया? जी बिल्कुल। इस विषय में बात करूं, इससे पहले छठी क्लास तक तो मैंने बनारस में पढ़ाई की। उसके बाद 7वीं कक्षा से मैं दिल्ली के सेवा कुटीर किंग्सवे कैंप में एक विद्यालय हुआ करता है, इसमें मेरी शिक्षा शुरू हुई। और यहाँ पर मेरी रचना धर्मिता और प्रखर हुई और मैंने यहाँ और अधिक लिखना शुरू किया, जिसका कारण था प्रत्येक शनिवार को होने वाली एक बाल सभा, है ना। हर शनिवार को बाल सभा हमारे यहाँ होती थी। अच्छा, इसका क्या स्वरूप होता था ये बाल सभा का? हाँ, इसका स्वरूप मैं बता रहा हूँ कि बाल सभा की खास बात ये थी कि हर शनिवार को बाल सभा होती थी, जिसमें कि सीनियर और जूनियर जिसको जो आता है, कोई भाषण देने की बात, भाषण देता है, नाम हम लोग लिख लेते थे। जो हमारे सीनियर थे वो नाम, अब आगे चलकर हम भी कमेटी में अध्यक्ष वगैरह बने 11वीं 12वीं में जब गए तो अच्छा। उससे पहले जो हमारे सीनियर थे वो नाम लिख लेते थे कौन क्या प्रस्तुत करेगा। तो इसमें हम लोग अपना नाम लिखवाते थे और बाकी लोग भी नाम लिखवाते थे और इस तरह से हम प्रस्तुत करते रहे चीजें। और इसमें मेरे मन में एक ख्याल आया उन्हीं दिनों कि मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करूंगा। और अच्छा। अगर मैं रिपीट नहीं करूंगा तो मुझे नया लिखना होगा, कुछ नया कहना होगा। और फिल्मी गाने और ये सब गाना वो मैं ज्यादा बाल सभा में गाता नहीं था। मेरा ये मानना था कि मैं कुछ ऐसा सुनाऊंगा जो यूनिक हो और लोगों को नई चीज लगे, नई बात मिले। तो इस क्रम से मैंने बाल सभा में बहुत ही कम ऐसा समय आया होगा जब मैंने अभी कोई भी चीज अपनी रिपीट की होगी। तो अच्छा। वहां से ये शुरू होता है और बहुत सारी चीजें हमने वहीं से लिखनी शुरू की और लगातार ग्रुप सॉन्ग लिखे। जो स्कूल में हमारे साथियों ने हमारे ग्रुप सॉन्ग को गाया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे या फिर रिपब्लिक डे के अवसर पे, ये इस तरह के अवसरों पे, विदाई समारोह के अवसर पे, तो बहुत सारे गाने हमने लिखे ये जो कि हमारे साथियों ने ग्रुप सॉन्ग के रूप में गाया और बहुत प्रशंसा मिली। तो इस तरह से लिखने का एक क्रम चल पड़ा बाल सभा के कारण। पहले आप कविता लिखने आपने शुरुआत की और उसके बाद 7वीं के बाद ये बाल सभा ने आपको गीतकार भी बना दिया। जी 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 बिल्कुल, आप कह सकते हैं। और तो जब मैं कोई गीत याद आ रहा है ऐसा जो उस समय जो बहुत प्रशंसा पाया हुआ या बहुत लोकप्रिय आपके साथियों में हुआ हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? ज्यादा नहीं, एक आध पंक्ति वगैरह भी चलेगी। जी जी बेशक। देखिए, ऐसा है कि जब मैं पहली बार 7वीं कक्षा में वहां एडमिशन लिया तो मेरे मन में ये भी एक भाव था कि अपने आप को स्थापित करना है और स्थापित करने के लिए जो मेरी कला है, जो लेखनी है, वो बाल सभा में ही निखर करके सामने आती थी। और मैंने पहला गाना वहां लिखा था, शहीद हुए तो क्या हुआ देश के लिए। मैं थोड़ा आपको गुनगुना देता हूँ, वैसे तो ये मुझे गाना याद है लेकिन थोड़ा सा आप सुन लीजिए। जरूर जरूर। कि शहीद हुए तो क्या हुआ देश के लिए, मर ही मिटे तो क्या हुआ देश के लिए। जवानों तुम्हें सलाम, जवानों तुम्हें सलाम, जवानों तुम्हें सलाम, जवानों तुम्हें सलाम। तो ये गाना हमने लिखा और ये इसको ग्रुप सॉन्ग में भी काफी दिनों तक गाया गया। और इवन मैं अभी निकल आया हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तब भी बीच बीच में एक आध बार सुनता हूँ कि ये गाना हो रहा है या मेरा लिखा कोई और गाना हो रहा है। तो स्कूल की एक लेगेसी है बहुत अच्छी। लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके स्कूल छोड़ने के, आपकी पाठशाला छोड़ने के आज 20 साल बाद भी, 20 साल नहीं लेकिन 15 साल हो सकते हैं बाद भी आपके गाने वहाँ गाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आपके लिए तो बहुत अभिमान की बात है ये। जी, मुझे बहुत खुशी होती है
कि गाने इस लायक समझे जाते हैं कि उन्हें आज भी इन अवसरों पर परफॉर्म किए जा सके, और बहुत उत्साह से वहाँ के छात्र गाते हैं। और कई बार तो मैं भी मतलब बाद में पढ़ने के बाद भी गया तो मैं वहाँ करके सुनता हूँ कि मेरा गाना जो है हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि ये अपना दायरा छोटा ही सही, लेकिन इसमें हमें बहुत सम्मान दिया हमारे स्कूल के बाकी उस समय के छात्रों ने भी, साथियों ने भी, और बाद के हमारे जो अनुज हैं उन्होंने भी बहुत उत्साह दिया, सम्मान दिया। इस पाठशाला की जो ये यात्रा रही आपकी, इसमें आप कविता लिखने लगे, गीतकार बने, और साथ में ही मैं देख रहा हूँ कि आप अच्छे संगीतकार भी बने हैं, क्योंकि अच्छी तर्जें आपने बनाई हैं। अभी यूट्यूब पे जो आपकी कविताएं अपलोड है उसमें भी आपने बहुत सारी रचनाएं आपने गा के ही सुनाई है। तो ये संगीत का संस्कार ये जो है कहाँ से आया? देखिए, संगीत के संस्कार का जहां तक सवाल है तो मैं तो बचपन से ही गाता था जी। और जब मैं बनारस में आया तो इसमें थोड़ा और चार चांद लग गया। हमारे संगीत के एक गुरु हुआ करते थे सूर्य कुमार दीक्षित जी, उन्होंने हमें प्राइमरी में संगीत सिखाया और उसके माध्यम से 12वीं तक हमने संगीत लिया भी पाठ्यक्रम के रूप में, और संगीत की शिक्षा इस तरह से मिली। सूर्य कुमार दीक्षित जी की एक खास बात जो मुझे आज भी याद है और लगातार याद रहेगी कि संगीत अपने आप में कोई स्वरों का केवल जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें भावनाओं का पुट जब तक न मिले तो फिर संगीत का आनंद नहीं आता। तो जो भी आप गा रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन भी आपके स्वरों से निकलना चाहिए, तभी वो उसका आनंद दुगना है, अदरवाइज नहीं है। और वो उदाहरण सहित बाकायदा हम लोगों को सिखाया करते थे, और वो चीज मैंने जिया, और ये मेरे आत्मा का श्रृंगार है कि संगीत अगर है तो उसमें भावों को एक्सप्रेस करना भी बहुत आवश्यक है। ये चीज है। ये बात बहुत सही है, सच्ची है, क्योंकि आप जब गाते हो तो आपके गाने में वो भाव जो है, उस कविता के जो भाव है वो हुबहू आप सुनने वालों के दिलों तक पहुंचते हैं। इस मोड़ पर मैं चाहूंगा कोई एक आपका चहिता गाना, या गाना ही कहेंगे हम, कविता आपकी रचना थोड़ी सुनाई जाए। जी, पहले तो हिंदी दिवस आज हम मना रहे हैं, और हिंदी दिवस के इस अवसर पर 4 पंक्तियां हिंदी के हवाले से सुन लीजिए। जी जी जरूर। कि हमारी राष्ट्रभाषा का मिले सम्मान हिंदी को, हमारी राष्ट्रभाषा का मिले सम्मान हिंदी को, जहां जाए दिलाए विश्व में पहचान हिंदी को। हमारी राष्ट्रभाषा का मिले सम्मान हिंदी को, जहां जाए दिलाए विश्व में पहचान हिंदी को। कोई बोली कोई भाषा भले पहचान हो अपनी, कोई बोली कोई भाषा भले पहचान हो अपनी, मगर अभिमान हिंदी हो करें स्वाभिमान हिंदी को, मगर अभिमान हिंदी हो करें स्वाभिमान हिंदी को। तो ये हिंदी दिवस के हवाले से 4 पंक्तियां। और एक कविता हमने लिखी थी समय की आवाज, वो अगर आपने सुनी हो, उसकी अगर आप कहेंगे तो पूरी नहीं तो 2-4 लाइनें वो रख देता हूं। जरूर जरूर सुनाइए सर। कि तुम अपने संबंध, समय बोल रहा है इसमें, कि तुम अपने संबंध बनाओ या तोड़ो। और इसकी खास बात यह है कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो ग्रेजुएशन के दौरान ये कविता लिखी गई, लगभग सेकेंड ईयर में लिखी गई होगी, और इस कविता ने तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए जो है कमाए प्रतियोगिताओं के माध्यम से। क्या बात है, क्या बात है। समय तो अपना रोटी पानी इन्हीं पैसों से चलता था, कुछ घर से भी आता रहता था, लेकिन जो अतिरिक्त खर्चे हैं, जो अलग ढंग के खर्चे हैं, वो सब इसी से होते थे। तो प्रतियोगिता से 50-60 हजार रुपए मिले। अरे वाह वाह, क्या बात है। जी जी, वो बहुत आपके लिए बहुत क्या भाग्यशाली ऐसी कविता रही है फिर ये। जी बेशक बेशक, बिल्कुल। तो यही कविता मैं आपको सुनाता हूँ। समय बोल रहा है, समय को महसूस कीजिए और सुनिए। कि तुम अपने संबंध बनाओ या तोड़ो,
तुम अपने संबंध बनाओ या तोड़ो, मेरा क्या है मैं तो बढ़ता जाऊंगा। तुम अपने संबंध बनाओ या तोड़ो, मेरा क्या है मैं तो बढ़ता जाऊंगा। तुम अतीत के पन्नों पर जो लिख दोगे, मेरा क्या है मैं तो पढ़ता जाऊंगा। तुम अपने धनवानों के घर में रोज दिवाली है, भूखी जनता सोती है फुटपाथों पर। हिंदी के एक महान पुरोधा साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने कहा था कि जब लाखों मजदूर रोते हैं तो उनके आंसू जो बरसते हैं, उन्हीं आंसुओं से एक पूंजीपति के मोती की माला बनती है। तो मैंने ये बात कही कि धनवानों के घर में रोज दिवाली है, भूखी जनता सोती है फुटपाथों पर। लाखों रोते हैं तब कोई हंसता है, तीर सदृश चुभता है मेरे मानस पर। देख रहे हो तुम खड़े हो करके मौन, देख रहे हो तुम खड़े हो करके मौन, मैं तो भाई औरों को दिखलाऊंगा। तुम अतीत के पन्नों पर जो लिख दोगे, मेरा क्या है मैं तो पढ़ता जाऊंगा। तुम अपने, और कहा कि दो दो युद्ध दिखाए फिर भी ना समझे। 2 विश्व युद्ध जीत चुका है पूरा विश्व, और फिर भी युद्ध के लिए उद्यत है कि 2 युद्ध दिखाए फिर भी ना समझे। सजा रहे हो तुम ना समझी की डोली, विश्व मंच पर बोल रहे मीठा मीठा, देश देश में सजती है रक्तिम होली। 2 युद्ध दिखाए फिर भी ना समझे, सजा रहे हो तुम ना समझी की डोली, विश्व मंच पर बोल रहे मीठा मीठा, देश देश में सजती है रक्तिम होली। रंगे हुए जैसे अतीत के पन्ने हैं, रंगे हुए जैसे अतीत के पन्ने हैं, वर्तमान के वैसे ही रंगता जाऊंगा। तुम अपने संबंध बनाओ या तोड़ो, मेरा क्या है मैं तो बढ़ता जाऊंगा। तुम अपने, और ये जो मौजू पंक्तियां हैं आज और भी ज्वलंत हो उठी हैं कि धर्म क्षमा तप त्याग दया का सागर है, रंग लेते हो तुम शासन के रंगों में। धर्म क्षमा तप त्याग दया का सागर है, रंग लेते हो तुम शासन के रंगों में। लगा के तुम माथे पर यह रक्तिम टीका, लेते हो आनंद मजहबी जंगों में। धर्म क्षमा तप त्याग दया का सागर है, रंग लेते हो तुम शासन के रंगों में। लगा के तुम माथे पर यह रक्तिम टीका, लेते हो आनंद मजहबी जंगों में। राह पकड़कर तुम भी चलते जाते हो, राह पकड़कर तुम भी चलते जाते हो, राह पकड़कर मैं भी चलता जाऊंगा। संबंध बनाओ या तोड़ो, मेरा क्या है मैं तो बढ़ता जाऊंगा। तुम अतीत के पन्नों पर जो लिख दोगे, मेरा क्या है मैं तो पढ़ता जाऊंगा। आपने समय के द्वारा अपनी आज की जिम्मेदारी को ही इसमें बहुत अच्छी ढंग से अधोरेखित किया है कि आज अब हम जो करेंगे, आज हम चुप रहेंगे, आज हम बोलेंगे, जो भी हम करेंगे वो सब समय के इसमें दर्ज होने वाला है, समय उसे दर्ज कराने वाला है। और अपनी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, वो सब वो पढ़ने वाली है। और हमारे बुजुर्गों ने हमें किस मोड़ पे लाके छोड़ दिया है, वो उसका दोष हो या उसका जो भी कुछ है वो हमें मिलने वाला है। बहुत अच्छी आपकी रचना ये थी। लेकिन आपने अभी तक जो रचनाएं सुनाई वो सभी सामाजिक अंग से जाने वाली जो रचनाएं हैं आपकी हैं। लेकिन हर कवि के जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में एक वो मोड़ आता है जो एक हसीन मोड़ होता है, प्यार भरा मोड़ होता है। उसमें प्यार भी होता है और प्रेम भंग भी होता है, सब तरह के अनुभव हम लेते हैं। तो
ये सब अनुभव आपकी कविता में भी आए हैं। आप अच्छे हास्य व्यंग भी लिखते हैं, तो इस तरह की रचनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल। जहां तक श्रृंगार का सवाल है तो श्रृंगार तो रसराज है और जीवन में सब कुछ होना चाहिए। सुख भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, त्याग भी होना चाहिए, क्षोभ भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए। सबका जीवन में स्थान है, जीवन इसी का नाम है। और मेरी रचनाओं में भी ये सारी चीजें मिलती हैं। और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति तब तक पूरा रचनाकार नहीं है जब तक कि वो हर तरफ अपनी बात न रखे, हर विषय पर अपनी बात न रखे। विषय के दोहराव से बचना है और अपनी बात हर विधा में रखना है। तो यही कारण है कि मैं हास्य व्यंग भी लिखता हूँ, श्रृंगार भी लिखता हूँ और समाज सुधार के लिए जो मुद्दे ज्वलंत हैं उन विषयों पर भी लिखता हूँ जी। और लगातार लिखने की कोशिश रहेगी। तो इसी मोड़ पर ये जिस श्रृंगार की हमने बात की या जिस प्यार की हमने बात की, उसकी एक रचना आप सुनाएंगे हमें, हमारे सभी श्रोताओं को? जी बेशक बेशक। सुनिए, 4 पंक्तियां यहां से ले कि जब से हुई है शादी माहौल दे रही है। जब से हुई है शादी माहौल दे रही है। तू है बड़ा खिलाड़ी, तुझे बॉल दे रही है। जब से हुई है शादी माहौल दे रही है। तू है बड़ा खिलाड़ी, तुझे बॉल दे रही है। और जब से खबर मिली है तू हो गया किसी का। जब से खबर मिली है तू हो गया किसी का। तेरी पुरानी वाली मिस कॉल दे रही है। तेरी पुरानी वाली मिस कॉल दे रही है। और एक गीत भी सुन लीजिए, लगे हाथ। जी जरूर। नई रचना है, दीपाली जी को काफी पसंद आई थी ये रचना। अच्छा। कि जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। काबिज है ज़हन दिल पे तेरे जिस्म की खुशबू। क्या बात है। काबिज है ज़हन दिल पे तेरे जिस्म की खुशबू। जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। धोए थे मेरे शर्ट जो तूने कभी जाना। 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 तो आ रही है अब भी वो कंफर्ट की खुशबू। क्या बात है। तो आ रही है अब भी वो कंफर्ट की खुशबू। जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। क्या बात है। कई बार कर चुका हूं मैं ब्रेकअप की पार्टियां। कई बार कर चुका हूं मैं ब्रेकअप की पार्टियां। कई बार कर चुका हूं मैं ब्रेकअप की पार्टियां। कई बार कर चुका हूं मैं ब्रेकअप की पार्टियां। लगती वो हंसी रात सुबह फिर से तू ही तू। लगती वो हंसी रात सुबह फिर से तू ही तू। जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। मैं फेल होके आ गया तेरी क्लास में। 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 किस्मत मेरी अजीब की डिग्री मिली न तू। किस्मत मेरी अजीब की डिग्री मिली न तू। जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। इस फेल होने वाली फिलॉसफी को देखकर। इस फेल होने वाली फिलॉसफी को देखकर मेरे दोस्त भी कहने लगे क्या बात है गुरु।
मेरे दोस्त भी कहने लगे क्या बात है गुरु, जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। कई बार दे चुका हूं अकेले में गालियां, 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 पर सामने आती है तो निकले न मुंह से चूं। पर सामने आती है तो निकले न मुंह से चूं, जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। मैं तक रहा था चांद को यकटक तेरी छत पर, मैं तक रहा था चांद को यकटक तेरी छत पर, मैं तक रहा था चांद को यकटक तेरी छत पर, मैं तक रहा था चांद को यकटक तेरी छत पर, तू आके मेरे कान में करके गई थी कू। क्या बात। तो जीवन से जा चुकी है, तू जा चुकी है, जीवन से जा चुकी है मन से न गई तू। ये एक लाइट गीत और श्रृंगार का गीत मैंने आपको सुनाया। बहुत अच्छा, लेकिन एक मूड अलग मोड़ अपनी साक्षात्कार को देने वाला गीत ये रहा है जी। आपके बारे में जब मैंने जानकारी ली तो समझ आया कि आपने बहुत ऐसे राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया है और गोपाल दास नीरज जी की अध्यक्षता में जो काव्य गोष्ठी हुई उसमें भी आपने शिकस्त की है। तो ये जो कार्यक्रम आप करते हैं, जो प्रोग्राम्स आप करते हैं, यहाँ जाते हैं, तो वहाँ के श्रोताओं का जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है उसके बारे में, वहाँ के अनुभवों के बारे में कुछ आप बताएंगे? जी बिल्कुल। मुझे सेंट्रल पार्क में गोपाल दास नीरज जी की अध्यक्षता में एक काव्य गोष्ठी हुआ था। शरद पूर्णिमा पे ये गोष्ठी होती है और ये गोष्ठी संस्कार भारती आयोजित करता है, हर वर्ष करता है। और मैंने 2016 या 15 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो मैंने इसमें किया था। और इसके अलावा कई जगह मेरा जाने का अनुभव रहता है, जहाँ की ब्लाइंड जो हमारे दृष्टिबाधित जगत के लोग हैं वहाँ वो भी रहते हैं, और बाकी दृष्टिवान जगत में भी कई मंचों पर मेरा सौभाग्य रहा है। तो इसमें तुलनात्मक रूप से अगर मैं रिस्पांस की बात करूं तो रिस्पांस में कुछ तो कमी रहती है दृष्टिवान जगत में। उसकी वजह शायद ये है कि एक्शन और बाकी चीजें हैं, एक बात। दूसरी बात, कविता के प्रति जो लोगों का भाव है वो आजकल जो है वो आयातित भाव रहते हैं, आयातित उत्साह रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मशहूर हैं तो आपकी कविताएं सुनने का वो भी रहता है, कुछ भी कह दीजिए आप, वो सुना जाता है। लेकिन आप वैसे कितना भी अच्छा लिख रहे हैं, कितना भी अच्छा कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मशहूर नहीं है तो आप पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो रिस्पॉन्स का कुछ लैक रहता है, और ये लैक जो है वो धीरे धीरे ही भरता है जब आपकी पहचान बनती है और लगातार आप इस फील्ड में आते हैं तो वो चीज भरती है। ये मेरा अनुभव जी। लेकिन दृष्टिहीन दर्शकों से मिलने वाला जो प्रतिसाद है वो ज्यादा अच्छा लगता है आपको, जो ज्यादा मिलता है? बेशक उनको देखना नहीं है, जो अच्छा पढ़ रहा है, जो अच्छा कह रहा है, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उस क्रम में अगर आप समझदार श्रोता हैं तो उसमें तो रिस्पॉन्स मिलना ही है, क्योंकि चीज तो अच्छी, कंटेंट तो अच्छी ही है। ये बात अलग है कि मैं पूरी दुनिया में मशहूर नहीं हूं या पूरे देश में मशहूर नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वो कंटेंट अच्छा नहीं है। कंटेंट तो द बेस्ट है, लेकिन वो समय अच्छा नहीं है, वो उसकी व्यापकता नहीं हो पाई, वो एक अलग मैटर है, हो सकता है। लेकिन कंटेंट तो बेहतर ही है। तो जो समझदार श्रोता हैं, जो साहित्य में रुचि रख रहे हैं, जैसा कि दृष्टिबाधित जगत काफी रुचि रखता है और वही सुनने वो आता है। अगर वो दृष्टिबाधित कविता के गोष्ठी में आया है तो वही सुनने आया है, वहां से रिस्पांस तो ट्रेमेंडस मिलना ही है। सर, दृष्टिबाधिता की हम अभी बात हमने छेड़ी है, तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि हम लिखते तो हैं, कविताएं लिखते हैं, कथाएं लिखते हैं, आलेख भी आप लिखते हैं, आपने बताया है, लेकिन हम अपने बारे में बहुत कम लिखते हैं, ऐसा हर वक्त बोला जाता है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अपने बारे में, हम जो जी रहे हैं, दृष्टिबाधित होने के बावजूद जो जिंदगी हम बिता रहे हैं, ये जो अनुभव हमें आ रहे हैं, उन्हें साहित्य में प्रकट करने का जो
प्रमाण है वो बहुत कम है, ऐसा हर जगह सुनाई देता है। तो आपकी क्या सोच है इस बारे में? इस बारे में मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से बहुत सारे विमर्श चले हैं। स्त्री विमर्श अस्तित्व में आया है, दलित विमर्श अस्तित्व में आया है, और चर्चा दबे जबान विकलांग विमर्श के आने की भी है। और इस क्रम में आप अगर देखें तो काफी सारे लोग लिख भी रहे हैं। अगर काफी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहानी लिख रहे हैं, दृष्टिबाधित हैं और विकलांग जो दृष्टिबाधिता के अपने अनुभव हैं उनको उतार रहे हैं। और इसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता, लेकिन साहित्य जगत जो है वो इसको अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये धारा लेके चलना चाहते हैं तो आप चलिए। इस धारा की पहचान आज नहीं तो 15 साल बाद, 20 साल बाद होगी, लेकिन होगी जरूर। और इस क्रम में मैंने भी दृष्टिबाधिता को लेकर एक कविता लिखी है जो मुझे याद नहीं है पूरी वो कविता, लेकिन मैंने लिखी है, एक टेक्स्ट लिखी थी मैंने। तो मैं भी लिखता रहा हूँ कुछ कुछ अनुभव अपने। और लुई के प्रति श्रद्धांजलि जैसा कि आपने सुना होगा, तो वो तो मेरी पूरी कविता दृष्टिबाधित जगत को ध्यान में रख करके और लुई ब्रेल को समर्पित एक रचना ही थी। तो मैं भी लिखता हूँ और मैं इस अनुभव को लिखना चाहिए। आपको याद नहीं है, लेकिन अभी आप पढ़ नहीं पाएंगे। एक कविता तो नहीं पढ़ पाऊंगा। लुई के प्रति श्रद्धांजलि की कुछ पंक्तियां मैं जो दृष्टिबाधिता के अनुभव को उकेरती हैं वो मैं पढ़ता हूँ। एक उससे पहले एक और पंक्ति मेरे को याद आ रही है कि भोर का तारा बने हम, सबको अब रास्ता दिखाएं, कुछ नहीं देगा तुम्हें वो चलो अब हम छीन लाएं। भोर का तारा सबको अब रास्ता दिखाएं, सबको अब रास्ता दिखाएं, कुछ नहीं देगा तुम्हें वो चलो अब हम छीन लाएं। तो ये एक कविता मैंने लिखी थी। ये भी एक कविता विकलांग विमर्श को ही ध्यान में रखकर मैंने लिखी थी। तो वो कविता भी मेरी टेक्स्ट में है और रखी हुई है। अगर कभी फिर मुलाकात होगी तो आपको जरूर सुनाएंगे। और इसके अलावा एक जो लुई के प्रति श्रद्धांजलि मैंने लिखी, उसमें से 2-4 पंक्तियां जहां जहां से आती हैं वो देखें कि हे लुई कोटि कोटि नमस्कार है, हे लुई कोटि कोटि नमस्कार है, भीख ही मांगना बस यही काम था, सूर के ज्ञान से एक मिला नाम था, भीख ही मांगना बस यही काम था, सूर के ज्ञान से एक मिला नाम था, अपने भी नाम का अब तो गुंजार है, अपने भी नाम का अब तो गुंजार है, हे लुई कोटि कोटि नमस्कार है। और एक पंक्ति और इसकी कि स्वप्न में कोई सपना गंवारा न था, बेसहारे थे हम कुछ सहारा न था, स्वप्न में कोई सपना गंवारा न था, बेसहारे थे हम कुछ सहारा न था, देख लो नीड़ सपनों का तैयार है, ब्रेल से नीड़ सपनों का तैयार है, हे लुई कोटि कोटि नमस्कार है। तो ये मैं अनुभव अपने दृष्टिबाधिता के अनुभव लिखता हूं। और एक आपने याद दिलाया तो बहुत ताजी एक रचना है और बहुत जबरदस्त रचना पसंद की जा रही है पूरे देश में। जी बोलिए ना। जो मेरे दृष्टिबाधिता के अनुभव के आधार पर ही निकली है। मैं इस समय पटना प्रवास कर रहा हूँ और पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है कि कहीं भी नाली खुली है, कहीं खंभे गड़े हैं, ट्रैफिक कहीं से भी आता है और इससे मुझे दैनंदिनी बहुत परेशानी होती है। मैं रोज पैदल मतलब आता जाता हूँ, लेकिन पटना के सड़कों पर मैं अगर ये कल्पना करूं कि मैं आधा किलोमीटर पैदल किसी रास्ते पर चला जाऊं या कोई ऐसी जगह जाना है जहां मुझे मतलब आधा किलोमीटर या 500 मीटर 400 मीटर आगे जाके उसको जगह को देखना है। जैसे दिल्ली में मैं ये कर लेता हूँ और बनारस में भी मैं अभी गया था, बनारस में भी ऑलमोस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन पटना में आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ध्वस्तीकरण है पटना का, उसको लेकर मेरे हृदय से एक कविता निकली, पैरोडी निकली, वो दुख है। वो मैं आपको सुनाना भी चाहता हूं और इससे ये बताना भी चाहता हूं कि मैं भी दृष्टिबाधिता के अनुभवों को कविता में उतारता हूं और बहुत ब्लंटली उतारता हूं और बाकी लोग को भी चाहिए कि वो उतारें, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सुनिएगा। जी।
कि पटना शहर डगर पे पैदल दिखाओ चल के, ये राज्य है तुम्हारा तनिको न आंसू छलके। ये मैं अपने आप से ही कह रहा हूं, ये मेरा राज्य है, मेरा बिहार है, तो मैं अपने आप से ही अपने आप को आत्मबोधित करके कह रहा हूं कि पटना शहर डगर पे पैदल दिखाओ चल के, ये राज्य है तुम्हारा तनिको न आंसू छलके। पटना शहर डगर पे पैदल दिखाओ चल के, ये राज्य है तुम्हारा तनिको न आंसू छलके। नाले खुले हुए हैं, फुटपाथ टूटे फूटे, नाले खुले हुए हैं, फुटपाथ टूटे फूटे, खंभे खड़े किनारे देखो न माथा फूटे। नाले खुले हुए हैं, फुटपाथ टूटे फूटे, किनारे देखो न माथा फूटे। तुम गिर गए गटर में रह जाओ हाथ मल के, पटना शहर डगर पे पैदल दिखाओ चल के, ये राज्य है तुम्हारा तनिको न आंसू छलके। और पार्किंग कहीं समझ लो सब रोड है तुम्हारा, पार्किंग कहीं समझ लो सब रोड है तुम्हारा। गरियाओ राज्य को फिर सिस्टम नहीं सुधारा, पार्किंग कहीं समझ लो सब रोड है तुम्हारा। गरियाओ राज्य को फिर सिस्टम नहीं सुधारा। बोले कोई तो कह दो नेता हम ही है कल के, पटना शहर घर पे पैदल दिखाओ चल के, ये राज्य है तुम्हारा तनिको न आंसू छलके। घर से निकाल कचरा सड़कों पे फेंका जाए, घर से निकाल कचरा सड़कों पे फेंका जाए, और ख्वाब ये के पटना स्मार्ट सिटी कहाए। घर से निकाल कचरा सड़कों पे फेंका जाए। पटना पूरे भारत का दूसरा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सबसे गंदा शहर में सर्वे में आता है कि अच्छा कि घर से निकाल कचरा सड़कों पे फेंका जाए, और ख्वाब ये के पटना स्मार्ट सिटी कहाए। इस भोलेपन पे मेरी भी भीग गई पलकें, पटना शहर पे पैदल दिखाओ चल के, ये राज्य है तुम्हारा तनिको न आंसू छलके। और हो दाएं या हो बाएं ट्रैफिक कहीं से आए, हो दाएं या हो बाएं ट्रैफिक कहीं से आए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। हो दाएं या हो बाएं ट्रैफिक कहीं से आए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। वरना जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, पटना शहर डगर पे पैदल दिखाओ चल के, ये राज्य है तुम्हारा तनिको न आंसू छलके। तो ये दर्द है, लिखा है हमने भी। नहीं, और बहुत सही आप पटना के बारे में कह रहे हैं, लेकिन देश के कई शहरों की अवस्था इससे कोई अलग है ऐसे हमें नहीं लगता। शैलेंद्र जी, आपने बहुत ज्यादा समय हमारे साथ अभी हमारे लिए निकाला है। वैसे तो आपकी कविताएं सुनते रहेंगे तो समय कम पड़ेगा, लेकिन कहीं तो रुकना होगा। रुकने से पहले मैं आपसे वो आपकी रचना सुनना चाहूंगा। अभी आपने जो रचना सुनाई वो एक शहर की बात बताती है, लेकिन आपकी वो एक रचना जो देश की बात बताती है और देश के आज की बात बता रही है, वो रचना साक्षात्कार के अंत में आप हमें वो सुनाएं। जल रहा है देश, मैं गीत कैसे गाऊं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहे तो कह भी सकते हैं, लेकिन हमें वो रचना आपसे सुननी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको रचना पसंद आई। और मुझे भी बहुत सारी रचनाओं में कुछ रचनाएं बहुत पसंद है, उसमें एक रचना वो भी है, और मैं ये रचना आपको जरूर सुनाता हूँ। और इस रचना को कहने के बाद मुझे लगता है कि ये रचना, लोग कहते हैं कि कालजयी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये रचना कालजयी न बने, इसकी मृत्यु हो जाए। हम भी वही चाहते हैं, क्योंकि ऐसी रचनाएं कालजयी बनना यानी हम अपनी कब्र खोद लेना है। बिल्कुल, तो हम मृत्यु चाहते हैं इस रचना की, लेकिन देखिए कितने दिनों में होता है ना, वो एक प्रश्न है। जी, वो तो बहुत बड़ा सवाल है जी। लेकिन
आप रचना सुनाने से पहले मैं बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि साहित्य जागर के लिए आपने समय निकाला और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे काव्य जागर के शुरुआती कड़ी में आपने शिकस्त की और बहुत दिल से आपने अपनी बातें रखी, हमारे साथ अपनी बातें साझा की। फिर किसी मौके पर हम जरूर मिलेंगे, लेकिन आज के लिए हम रुकते हैं आपकी यह विशेष रचना के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहाँ से शुरू करता हूँ। इस रचना का शीर्षक है यक्ष प्रश्न। महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किए और उन्हीं उत्तर के आधार पर उनके भाइयों का जीवन दान दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रश्न के उत्तर सिर्फ युधिष्ठिर को ही मालूम है। मेरी कविता भी यक्ष प्रश्न है। मैं अपने युधिष्ठिर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रचना सुनिएगा। नफरत फैली हो तो कैसे प्रीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। नफरत फैली हो तो कैसे प्रीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। जब मस्जिद जलती है मंदिर जलता है, रोम रोम ईश्वर अल्लाह का जलता है। जब मस्जिद जलती है मंदिर जलता है, रोम रोम ईश्वर अल्लाह का जलता है। तो जनता के क्रंदन को क्या संगीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। जनता के क्रंदन को क्या संगीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। आज बेटियां गर्भ में ही मर जाती हैं, ममता की लहरें भी कहीं खो जाती हैं। आज बेटियां गर्भ में ही मर जाती हैं, ममता की लहरें भी कहीं खो जाती हैं। तो इस अभिशाप को क्या दुनिया की रीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। इस अभिशाप को क्या दुनिया की रीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। रोटी सब्जी दाल पे आफत आई है, बीमारी है कमर तोड़ महंगाई है। रोटी सब्जी दाल पे आफत आई है, बीमारी है कमर तोड़ महंगाई है। तो विकसित होता भारत कैसे मीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। विकसित होता भारत कैसे मीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। इस पवित्र गंगा का पानी गंदा है, आओ लूटे खाएं ये गोरख धंधा है। इस पवित्र गंगा का पानी गंदा, आओ लूटे खाएं ये गोरख धंधा है। तो लोकतंत्र की हार या उसकी जीत लिखूं, क्या बात है। जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। लोकतंत्र की हार या उसकी जीत लिखूं, जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। कृष्ण ही खींचे चीर तो किसे बुलाए वो, बहरे हो सब लोग तो किसे सुनाए वो। कृष्ण ही खींचे चीर तो किसे बुलाए वो,
बहरे हों सब लोग तो किसे सुनाए वो, धर्मराज की हार को कैसे जीत लिखूं। जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं, धर्मराज की हार को कैसे जीत लिखूं। जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं, नफरत फैली हो तो कैसे प्रीत लिखूं। जलता हो जब देश तो कैसे गीत लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी लेकिन मोड़ पर आप मिलेंगे। जलता है जब देश तो कैसे गीत लिखूं, या नफरत फैली है तो कैसी प्रीत लिखूं, लेकिन नफरत को खत्म करने की ताकत प्रीत में है, और जलने वाले देश को उस आग से बचाने की ताकत गीत में ही है। ये तो एक कड़ी सच्चाई है। जी जी, बेशक बेशक, वही विडंबना है, उसी से तो निकलना चाहते हैं कि नफरत के दौरान भी प्रीत लिखा जा सके और जलते हुए देश में भी गीत लिखे जा सकें, ऐसा माहौल बना पाए। यही इसी विडंबना से बाहर आने की कोशिश है। यही हम अपने श्रोताओं को एक सदिच्छा देके आज का यह साक्षात्कार खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य जागर।